सगेशियस अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपके साथ करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। ये लास्ट वीक के 8 अक्टूबर से लेके 15 अक्टूबर तक का करंट अफेयर होंगे जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लगभग 30 प्रश्न इसमें हम कंसल्ट करेंगे। नोबेल प्राइज विनिंग पोइट हैं जो लुइस ग्लक हैं। जो लुइस ग्लक इन्होंने नोबेल प्राइज जीता था, जे अभी रिसेंटली इनकी मृत्यु हो गई। तो इन्होंने किस वर्ष नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर जीता था? तो जो लुइस ग्लक थी, इन्होंने 2020 का नोबेल प्राइज जीता था। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, 2020। इस टाइम जो रिसेंटली आपको पता है कि नोबेल प्राइज कई पर्सन्स को 6 कैटेगरी में 6 सब्जेक्ट से रिलेटेड पर्सन को इनमें नोबेल प्राइज दिया गया है। तो करंटली जो दिया गया है, जो रिसेंट का नोबेल प्राइज दिया गया है, वो जॉन फर्स्ट को दिया गया है। जॉन फर्स्ट ये 2023 के लिए दिया गया है। ठीक है, जॉन फर्स्ट को 2023 के लिए मिला है नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। और जो एनी अर्नोक्स थी उनको 2022 के लिए मिला था। और जो अब्दुल रजाक गुरना थे इनको 2021 के लिए नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर मिला था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कौन सी कंट्री है ये एक रेफरेंडम कंडक्ट करने जा रही है। इस रेफरेंडम का नाम क्या है? इंडिजीनस रिकॉग्निशन रेफरेंडम। तो जो इंडिजीनस रिकॉग्निशन रेफरेंडम कौन सी कंट्री कंडक्ट करने जा रही है? 14 अक्टूबर को ये कंडक्ट किया गया है। तो ये इंडिजीनस रिकॉग्निशन रेफरेंडम कंडक्ट किया गया ऑस्ट्रेलिया द्वारा। अब ये रेफरेंडम था किसके लिए? इस रेफरेंडम के तहत, इस वोटिंग के तहत, जो वहाँ के ऑस्ट्रेलिया के इंडिजीनस पीपल हैं, वहाँ पे रहने वाले ओरिजिनल जो कम्युनिटीज हैं, उनका पार्टिसिपेशन बढ़ाना है लॉ मेकिंग प्रोसेस में इसके तहत। ठीक है, अगर ये इनके फेवर में आता है ये रेफरेंडम, तो वहाँ पे जो वहाँ की इंडिजिनस कम्युनिटीज हैं उनका लॉ मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेशन बढ़ जाएगा, उनका स्टेक बढ़ जाएगा उनका। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यूनिटी फॉर्म गवर्नमेंट। कौन सी कंट्री यूनिटी गवर्नमेंट फॉर्म करने जा रही है? सो इट इज बीइंग डन बाय इजराइल। आपको पता है इजराइल का हमास के साथ कंफ्लिक्ट चल रहा है। एक रिबल ग्रुप है हमास वहां पे इजराइल में, जो इजराइल के सिविलियंस पे अटैक कर रहा है और भी बहुत से वहां पे डिस्ट्रक्शन कर रहा है। तो इजराइल ने कहा कि हम एक यूनिटी गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे। अब यूनिटी फॉर्म गवर्नमेंट का क्या मतलब? यूनिटी फॉर्म गवर्नमेंट का ये मतलब होता है कि जो वहाँ जैसे इजराइल की जो ऑपोजिशन वहाँ पे पार्टी है, उनका सहयोग मांगने के लिए इजराइल ने कहा है, अपने ऑपोजिशन पार्टी लीडर्स को कहा है कि आप हमारे साथ आओ ताकि हम हमास को टैकल कर सकें, हमास को हम हरा सकें, ताकि हम अपने देश में शांति स्थापित कर सकें। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। पूजा स्पेशल ट्रेन, ये पूजा स्पेशल ट्रेन ये किस स्टेट से एसोसिएटेड है? ये जो पूजा स्पेशल ट्रेन है ये वेस्ट बंगाल से रिलेटेड है। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। ये जो ट्रेन होती है एक तरह की ये ट्रेन टाइप होती है, ये रेलवे की तरह तो नहीं होती है, पर इसके कोचेस को भगाने के लिए, रन करने के लिए भी हमें थोड़े ट्रैक लगाने पड़ते हैं पूरे शहर में, जो हमारे अब के टाइम में जो हमारे कलकत्ता में पाए जाते हैं। तो जो पूजा स्पेशल ट्रेन है, जहाँ पे दुर्गा पूजा से रिलेटेड जितने भी तीर्थ स्थान है वहां पे घूमेगी ये ट्रेन। ठीक है, तो ये कोलकाता में, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अंग्रेजों ने ये बनाए थे स्पेशल ट्रेन जो अंग्रेजों ने बनाए थे पहले मद्रास, दिल्ली और कोलकाता वगैरह में होता था। अब सिर्फ ये कोलकाता में रह गए। तो ऑप्शन डी वेस्ट बंगाल हमारा सही हो जाएगा यहाँ पे आंसर। कौन सी स्टेट ने एक स्टैचू लॉन्च किया है लचित बोरफुकन नाम के पर्सन का? ये जो लचित बोरफुकन पर्सन थे ये अहोम किंग थे, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ और कई बाहरी जो इन्वेडर से उनके खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। ये असम के थे लचित बोरफुकन, और ये अहोम किंगडम से रिलेटेड थे। तो इनका स्टैचू असम के चीफ मिनिस्टर ने इनका अनवेल किया स्टैचू लचित बोरफुकन का। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। जिस श्रेष्ठा स्कीम है, जो श्रेष्ठा स्कीम किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च की है? तो श्रेष्ठा स्कीम जो लॉन्च की गई है ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट द्वारा लॉन्च की गई है। पहले तो हमें श्रेष्ठा स्कीम की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। इसका मतलब है स्कीम फॉर रेजिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स इन हाई स्कूल्स इन टारगेटेड एरियाज। ये मतलब जो शेड्यूल्ड का स्टूडेंट होते हैं उनको रेजिडेंशियल स्कूलिंग प्रोवाइड करने के लिए ये स्कीम चलाई गई है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। और इसके वीरेंद्र सिंह हैं जो इसके हमारे मिनिस्टर हैं। ऑप्शन ए हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा।
विच सिटी इज द होस्ट ऑफ 9th P20 समिट इन इंडिया। ये G20 का एक पार्ट था, जो 9th P20। ये जो हमारे स्पीकर्स होते हैं, पार्लियामेंट के स्पीकर्स होते हैं, जैसे ओम बिरला हमारी पार्लियामेंट के स्पीकर हैं, जो 20 कंट्रीज के पार्लियामेंट के स्पीकर हैं, उनका एक समिट था। तो इट वाज होस्टेड बाय न्यू दिल्ली। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, न्यू दिल्ली में होस्ट किया गया। जो स्पीकर्स का, जो हमारी पार्लियामेंट के स्पीकर होते हैं, उनका एक समिट हुआ था, जो ये P20 G20 के लाइन पर ही बना हुआ है P20। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। विच कंट्रीज कबड्डी टीम हैज क्लिंच्ड द एशियन गेम्स टाइटल इन 2023। जो ये हमारी टीम ने एशियन गेम्स में कबड्डी में ये गोल्ड जीता है, तो ये हमारी टीम ने ईरान को हरा के जीता है। ये इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। इंडिया और डिफीट किया गया ईरान को एशियन गेम्स में। इंडियन कबड्डी टीम ने ये जीता है, एशियन गेम्स का टाइटल जीता है, जहां गोल्ड मेडल जीता है। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। अब वर्ल्ड हाइड्रोजन एंड फ्यूल सेल डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये 8 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। अब वर्ल्ड हाइड्रोजन एंड फ्यूल सेल डे क्यों सेलिब्रेट करते हैं? ताकि हाइड्रोजन पे चलने वाले मतलब जो व्हीकल्स होते हैं, उनके रिगार्डिंग अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, हाइड्रोजन का ज़्यादा से ज़्यादा व्हीकल के लिए यूज़ करने के लिए ये डे मनाया जाता है। मतलब हाइड्रोजन के यूज़ को प्रमोट करने के लिए इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है। तो ऑप्शन सी अक्टूबर 8 हमारा सही हो जाएगा। परसेवरेंस जो रोवर है, इसने डस्ट डेविल को कैप्चर किया है। किस प्लेनेट पे इसने डस्ट डेविल को कैप्चर किया है? डस्ट डेविल एक तरह का डस्ट का टोर्नाडो होता है। ठीक है, तो इसने मार्स पे ये डस्ट डेविल को कैप्चर किया है। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, मार्स। ठीक है, ये जो परसेवरेंस रोवर है, ये नासा द्वारा मार्स की स्टडी करने के लिए, मार्स की एक्सप्लोरेशन करने के लिए भेजा गया था नासा द्वारा। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, मार्स। यूनियन कैबिनेट, ये एक सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी अप्रूव की गई है। सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी अप्रूव की गई है। ये सेंट्रली कौन से स्टेट में की गई? तो यूनियन कैबिनेट ने कहा है कि हम तेलंगाना में एक सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी बनाएंगे तेलंगाना में। इससे पहले आंध्र प्रदेश में भी एक सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी है। तो इसका ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए सही हो जाएगा। ठीक है, और इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा समक्का सरक्का सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, और ये मुलुगु डिस्ट्रिक्ट में बनेगी तेलंगाना के। ठीक है, और ये जो समक्का सरक्का हैं, ये ट्राइबल जो लोग होते हैं उनकी देवियां होती हैं, समक्का और सरक्का। ये सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी ये मुलुगु डिस्ट्रिक्ट में तेलंगाना में बनेगी। और इससे पहले आंध्र प्रदेश में भी एक सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी बन चुकी है। इसका आपको ध्यान रखना है। कौन सी स्टेट यूटी समक्का सरलमा यात्रा ट्राइबल फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करती है? तो ये समक्का सरलमा यात्रा ये एक ट्राइबल फेस्टिवल है। सो आपको पता होगा ये तेलंगाना द्वारा ही ये मनाया जाता है। ये क्या होता है, जो इनकी समक्का सरलमा जो ट्राइबल देवियां होती हैं, उनकी पूजा के लिए, या उनके लिए एक जैसे हिंदू लोग शोभा यात्रा निकाल देते हैं, ठीक है ना, या कीर्तन निकाल देते हैं सिख लोग, तो उसी तरह ये अपनी देवियों की पूजा के लिए एक यात्रा निकालते हैं, तो जिसको समक्का सरलमा यात्रा कहते हैं। ये ट्राइबल फेस्टिवल है, ये भी तेलंगाना में मनाया जाता है। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। कौन से स्टेट ने पूसा 44 पैडी वैरायटी को पर बैन लगाने की बात कही है? तो ये पंजाब गवर्नमेंट ने कहा है कि जो पूसा 44 पैडी वैरायटी है, इस पे हम बैन लगा दें। ये एक प्रकार की दान है, चावल की वैरायटी है कि हम पूसा 44 को आने वाले टाइम में बैन कर देंगे। ठीक है, तो ये पंजाब ने कहा है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है। ये जो पूसा 44 पैडी होती है, ये वाटर बहुत ज़्यादा कंज्यूम करती है, इसी कारण इसको बैन करने की बात की जा रही है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क है, जो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क है, जो अभी NBFC के रिलेटेड ये न्यूज़ में था, तो ये कौन सा इंस्टीट्यूशन इसको लागू करता है? प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन लागू किया जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही हो जाता है। अब क्या है प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन? ये ऐसे, चाहे वो बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं, चाहे वो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं। रिसेंटली क्या हुआ था, जो कुछ हमारी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन कंपनीज हैं, वो फाइनेंशियल स्ट्रेस से सफर कर रही हैं। ठीक है, तो उनके केस में बैंक ने कहा है कि इन पे प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन का फ्रेमवर्क लगाना पड़ेगा,
ताकि ये और ज़्यादा फाइनेंशियल उसमें ना चली जाएं, ये और ज़्यादा फाइनेंशियल स्ट्रेस में जा रहे हैं। उनका डेट लिक्विडिटी रेशो देखा जाता है, उनके और कई तरह के उनकी एसेट क्वालिटी देखी जाती है। फिर उसके बाद जब पता लगता है कि ये फाइनेंशियल स्ट्रेस से ये जो कंपनीज सफ़र कर रही हैं, तो उन पर प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन लगा दिया जाता है, ताकि ये फर्दर ज़्यादा कहीं लैंडिंग करके ज़्यादा कई लोगों को उधार देके फर्दर ये फाइनेंशियल स्ट्रेस में ना चले जाएं। तो इन पे प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन लगाया जाता है आरबीआई द्वारा। आरबीआई के हमारे गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। ऑप्शन ए हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। कौन सा इंस्टीट्यूट है जिसने ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023 लॉन्च की है? अभी अभी इसने ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट लॉन्च की गई है हमारे ये अंकटाड द्वारा, तो यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट द्वारा लॉन्च की गई है। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। अंकटाड है जो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ये 30 दिसंबर 1964 को बना था। जिनेवा में स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है और रेबेका ग्रिन्सपैन इसके हेड है। इसका नाम है, इनके जो हेड है उसका नाम है रेबेका ग्रिन्सपैन। अब जो R21 मैट्रिक्स एम है, ये R21 मैट्रिक्स एम है, ये एक वैक्सीन है। ये कौन सी डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए तैयार की गई है? देखो इसको ना WHO से अभी अभी इसको अप्रूवल मिला है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से कहा है कि जो R21 मैट्रिक्स एम है, इसका मलेरिया की ट्रीटमेंट के लिए इसका यूज किया जा सकता है। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा कि मलेरिया की ट्रीटमेंट के लिए इसको अप्रूवल मिल गया है WHO से। WHO 7 अप्रैल 1948 को बनी थी और टेड्रो अदानो गवेरियस इसके हेड हैं WHO के, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के। अब जो इसरो ने एक टेस्ट लॉन्च किया है, इसरो फ्लाइट टेस्ट व्हीकल अबॉट मिशन 1। ठीक है, फ्लाइट टेस्ट व्हीकल अबॉट मिशन, ये इसरो ने एक टेस्ट लॉन्च किया है। ये कौन से मिशन के लिए लॉन्च किया है? तो इसरो ने ये गगनयान मिशन के लिए लॉन्च किया है, फ्लाइट टेस्ट व्हीकल अबॉट मिशन 1। ठीक है, गगनयान मिशन के लिए ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। गगनयान मिशन के लिए इसरो ने पहले भी किया आदित्य L1, ये सूर्य की स्टडी करने के लिए। ठीक है, चंद्रयान 3 ये उसके लिए किया, चंद्रयान 3 किया गया था जो मून की स्टडी करने के लिए। मंगलयान मंगल ग्रह की स्टडी करने के लिए, ऑप्शन बी। ठीक है, तो इसका हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। तो ये जो फ्लाइट टेस्ट व्हीकल अबॉट मिशन 1 है, ये गगनयान मिशन के लिए लॉन्च किया जा रहा है। गगन में क्या, हमने गगन की स्टडी करनी है, हमने स्पेस की स्टडी करनी है। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। इनमें से कौन से जो तीर अंदाजी के प्लेयर हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है एशियन गेम्स में? तो ये तीनों हैं, ओजास प्रवीण द्योतले, अभिषेक वर्मा और प्रथमेश जाकर। इन तीनों ने ही गोल्ड मेडल जीता है। और ये मेल कैटेगरी में इनकी एक कंपाउंड टीम थी, मेल कैटेगरी, इन्होंने जीता था। और जो हमारे देश की तीरंदाजी में लड़कियां थी, उन्होंने भी गोल्ड मेडल वहां पे जीता है, जैसे परनीत कौर वगैरह और भी 2-3, ज्योति, इन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता है इसमें। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। इन तीनों ने ही कंपाउंड टीम में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है एशियन गेम्स में। एक 8 फुट मतलब 8 फीट टॉल, एक 8 फीट ऊंचा एक स्टैचू महात्मा गांधी जी का बनेगा। ये टॉलस्टॉय फॉर्म में बनेगा। ये कौन सी कंट्री में बनेगा? आपको पता होगा कि साउथ अफ्रीका में जब गांधी जी वहाँ पे लीगल स्टडी कर रहे थे, लॉ की स्टडी कर रहे थे, या वहाँ पे जो ब्लैक लोग रहते हैं उनके लिए वो वहाँ पे अपना स्ट्रगल कर रहे थे, तो वहाँ पे उनका एक फॉर्म था। जैसे जहाँ पे साबरमती आश्रम है हमारे गुजरात में, तो वहाँ पे इनका एक फॉर्म था टॉलस्टॉय फॉर्म। तो वहाँ पे एक 8 फीट ऊंचा स्टैचू महात्मा गांधी जी का बनाया गया है साउथ अफ्रीका में। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। वहाँ पे नेल्सन मंडेला और महात्मा गांधी के ऑलरेडी बस्ट भी हैं, उन्हीं के साथ ही एक 8 फीट ऊंचा अब एक स्टैचू बनेगा महात्मा गांधी जी का साउथ अफ्रीका में। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया गया इंडियन गवर्नमेंट द्वारा ताकि जो इजराइल तथा पैलेस्टीन में लोग हमारे वहाँ पे हैं, उनको इजराइल और पैलेस्टीन से इंडिया में लाया जा सके? तो ये ऑपरेशन है ऑपरेशन अजय। तो इंडियन गवर्नमेंट ने इजराइल, क्योंकि इजराइल और पैलेस्टीन में वहाँ पे फाइट चल रही है ना, जो इजराइल है वहाँ पे पैलेस्टीन में हमास जो रिबल ग्रुप है उससे फाइट कर रहा है, तो वहाँ से अपने लोगों को निकालने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने ऑपरेशन अजय लॉन्च किया है। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। और ये जो ऑपरेशन देवी शक्ति था, ये ऑपरेशन देवी शक्ति तब लॉन्च किया गया था जब 16 अगस्त 2021 को ये जो अफगानिस्तान में तालिबान का रूल आ गया था, क्योंकि वहाँ पे अफगानिस्तान से लोगों को निकाल के लाना था ना, तो ऑपरेशन देवी शक्ति तब लॉन्च किया गया। ऑपरेशन गंगा जब यूक्रेन और रशिया में जब फाइट हुआ, कन्फ्लिक्ट हुआ, तब चलाया।
और ऑपरेशन सूडान जब ऑपरेशन कावेरी कब चलाया, ये जब सूडान में कन्फ्लिक्ट चल रहा था, वहाँ पे सूडान में कन्फ्लिक्ट चल रहा था, ऑपरेशन कावेरी तब चलाया गया। तो इस पर इजराइल और पैलेस्टीन से लोगों को लाने के लिए ऑपरेशन अजय चलाया गया। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा यहाँ पे। हु हैज बिकम फर्स्ट इंडियन टू हिट 300 सिक्सेस इन ओडीआई क्रिकेट? ओडीआई क्रिकेट में 300 सिक्सर लगाने वाला कौन सा पहला इंडियन बन गया, कौन सा बैट्समैन पहला इंडियन बन गया? ठीक है, तो पहला इंडियन तो बना है रोहित शर्मा बना है पहला इंडियन 300 सिक्सर लगाने वाला, जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ अब लगभग 303 छक्के पूरे कर लिए, 303 छक्के पूरे कर लिए। और अगर हम बात करें कि पूरे वर्ल्ड में अगर हम ओडीआई वनडे इंटरनेशनल की बात करें तो वो शाहिद अफरीदी है, उसके बाद क्रिस गेल है, और तीसरे नंबर पर ये हैं रोहित शर्मा है तीसरे नंबर पर। और अगर हम बात करें कि तीनों फॉर्मेट में, अगर हम बात करें ओडीआई T20 टेस्ट, तीनों फॉर्मेट में सबसे ज्यादा सिक्सर किसने लगाए, तो वो रिकॉर्ड भी रोहित शर्मा के नाम आता है। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा कि वनडे में 300 से ज्यादा सिक्सर लगाने वाले इंडियन फर्स्ट इंडियन बने हैं, ये रोहित शर्मा बनेंगे। ऑप्शन ए सही हो जाएगा हमारा यहाँ पे। ओके, नोबेल पीस प्राइज किस पर्सन को दिया गया? देखो ये जो पर्सन थी, ये एक लेडीज थी, इन्होंने फाइट की थी किससे? जो वीमेन का लोग ऑपरेशन करते हैं या कोई सरकारें ह्यूमन राइट्स के फेवर में जे इन्होंने फाइट की थी। जो सरकारें कोई ऑपरेशन करती हैं, सरकारें कोई किसी के ह्यूमन राइट्स का वायलेशन करती हैं, उसके अगेंस्ट इनकी फाइट थी। तो ये नरगिस मोहम्मदी हैं, ये ईरान की एक फीमेल हैं। इन्होंने ह्यूमन राइट्स वायलेशन के अगेंस्ट फाइट की और वीमेन के ऑपरेशन के अगेंस्ट फाइट की, नरगिस मोहम्मदी। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। कौन सी कंट्री ने रिसेंटली ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड लॉन्च किया है? तो ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड लॉन्च किया गया इजराइल द्वारा। जैसे पैलेस्टीन में हमास बैठे हुए हैं और वो एज ए रिबल इजराइल पे अटैक कर रहे हैं, तो उस हमास को टैकल करने के लिए, रिबल ग्रुप को टैकल करने के लिए इजराइल ने ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड लॉन्च किया है। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, इजराइल। अब किस नोबेल प्राइज किस पर्सन को नोबेल प्राइज फॉर इकोनॉमिक साइंस मिला है? ठीक है, क्योंकि इसने कुछ की ड्राइवर्स की स्टडी की थी जो जेंडर डिफरेंसेस को लेबर मार्केट में शो करते हैं। ऐसे ड्राइवर्स की स्टडी की थी, उनको अनकवर किया था इन्होंने, की ड्राइवर्स को जो जेंडर डिफरेंसेस को बताते हैं लेबर मार्केट में। तो ये क्लॉडिया गोल्डन है, इनको अभी इकोनॉमिक साइंस के लिए ये नोबेल प्राइज मिला है। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। और जो तीनों ऑप्शन नीचे वाले, फिलिप एच डिबविग, ठीक, और डॉगलस डायमंड और बेन एस बर्नाके, इनको 2022 के लिए मिला था, और 2023 के लिए क्लॉडिया गोल्डन को मिला है। ऑप्शन ए हमारा यहां पे सही हो जाएगा। अब कौन सी स्टेट है बिहार के बाद जो कास्ट सर्वे लॉन्च करने जा रही है, कास्ट सर्वे कंडक्ट करने जा रही है? हमको पता है कि फर्स्ट कास्ट सर्वे कंडक्ट किया गया बिहार द्वारा, ठीक है, और सेकंड स्टेट होगी ये कास्ट सर्वे कंडक्ट करने वाली राजस्थान। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। मतलब बिहार के बाद अब ये भी एक कास्ट सर्वे कंडक्ट करने जा रही है राजस्थान। ऑप्शन ए सही हो जाएगा हमारे यहाँ पे। कौन सी स्टेट है जिन्होंने फर्स्ट बिल्डिंग इनॉग्रेट करी है जो 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी को यूज करके बनाई गई है? तो ये स्टेट है केरला। इन्होंने अपनी फर्स्ट बिल्डिंग इनॉग्रेट की है जो 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी को यूज करके बनाई गई है, केरला। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। कौन सी कंट्री है जो इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन को 2 साल के लिए चेयर करेगी, 2023 से लेकर 2025 तक? तो ये कौन सी कंट्री अब इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन को चेयर करेगी? तो ये श्रीलंका हो जाएगी। ऑप्शन बी हो जाएगा। इससे पहले, श्रीलंका से पहले बांग्लादेश इसका चेयर था। और हम आपको ये भी बता दें, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन है, ये किसके दिमाग की उपज थी? जो साउथ अफ्रीका के जो प्रेसिडेंट थे नेल्सन मंडेला, उनके दिमाग की उपज थी इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, ठीक है। तो अगले 2 सालों के लिए 2023 से लेकर 2025 तक श्रीलंका होगा, और इससे पहले बांग्लादेश इसका चेयर था, और वाइस चेयरमैन इसका बना है हमारा इंडिया। ऑप्शन जो ए में मौजूद भी है, तो यहां पे हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, श्रीलंका। एज पर वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया, विच इज द मोस्ट एंडेंजर्ड एम्फीबियन जीनस इन इंडिया? अब इसमें क्या कहेगा, वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ने एक स्टडी की है, उसमें कहा है कि ये जो एम्फीबियन वो जीव होते हैं जो पानी और सतल दोनों पे रह सकते हैं। जैसे हम फ्रॉग मान लेते हैं, फ्रॉग पानी और सतल दोनों पे सर्वाइव कर सकते हैं। तो ये जो एम्फीबियन है
ये इनमें से कौन सा एम्फीबियन है जो मोस्ट एंडेंजर, जिसको बहुत, जो एक्सटिंक्ट होने वाला, जो खत्म होने के कगार पर है, ठीक है। तो ये जो डांसिंग फ्रॉग होता है वो खत्म होने के कगार पर है, वो एंडेंजर्ड एम्फीबियन है। तो ये वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने कहा है, ऑप्शन ए हमारा यहां पे सही हो जाएगा। कौन सी इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने एक 360 डिग्री अप्रेजल मैकेनिज्म प्रमोशन के लिए लॉन्च की है? अब ये जो इंडियन आर्म्ड फोर्स है, इंडियन नेवी है, इसने कहा है कि हम जो अपने ऑफिसर्स का वो जो प्रमोशन करेंगे वो हम इस नीति के तहत करेंगे, 360 डिग्री अप्रेजल मैकेनिज्म। अब जिस जो 360 डिग्री अप्रेजल मैकेनिज्म क्या होता है, जैसे हमें किसी पर्सन को प्रमोट करना है, नेवी में किसी अफसर को प्रमोट करना है, तो उसके जो कलीग होंगे और उसके जो सबॉर्डिनेट्स होंगे या उसके जो सीनियर होंगे, उन सबसे पूछा जाएगा, उन सबसे रिव्यू लिया जाएगा कि इस ऑफिसर का काम करने का तरीका कैसा है। तो उसको, वो जितने भी उनके रिव्यू आएंगे उनको स्टडी किया जाएगा, और स्टडी करने के बाद इंडियन नेवी में उस पर्सन को प्रमोशन मिलेगी अगर उसके रिव्यू सही आएंगे। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी इंडियन नेवी। अब हम इंडियन नेवी, और जो इंडियन नेवी के चीफ हैं वो हैं आर हरि कुमार, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। वैली क्वीन हेरिटेज ट्रेन इज द फर्स्ट हेरिटेज ट्रेन ऑफ विच कंट्री, सॉरी विच स्टेट? ये जो वैली क्वीन हेरिटेज ट्रेन है ये राजस्थान की फर्स्ट हेरिटेज ट्रेन है, ठीक है। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। इसमें पता क्या होता है, इसमें विस्टाडोम कोचेस लगे होते हैं, इसमें इसके जो वैली क्वीन हेरिटेज ट्रेन है इसमें विस्टाडोम कोच होते हैं। विस्टाडोम कोचेस का जैसे चारों तरफ इसके जो इसकी जो विंडोज होती हैं वो तो मिरर की बनी ही होती हैं, इसके ऊपर जो रूफ होती है, छत होती है, वो भी तो उसकी बनी होती है, वो भी मतलब अपने शीशे की बनी होती है, ताकि चारों तरफ देखा जा सके। हम ऊपर भी देख सकते हैं, दोनों साइड में भी देख सकते हैं, और उनको विस्टाडोम कोच बोला जाता है। तो जो वैली क्वीन हेरिटेज ट्रेन है ये राजस्थान की फर्स्ट हेरिटेज ट्रेन है, ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। तो आज का जो हम सेशन यहीं पे समाप्त करेंगे। ये हमने आपको फर्स्ट सेशन दिया है जो 8 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक होगा, ठीक है। एक पार्ट हम इसका और लेके आएंगे 1-2 दिन में, ठीक है। तो थैंक्स फॉर बीइंग विद अस।